आप सभी का स्वागत है ब्लैक टोन बाय सतलज प्रेजेंट लेरी कर अड्डा में। आज हमारे साथ है इंडियन आइडल 12 के फेम सवई भट्ट। उसी के साथ आज हमारे साथ है शहनाज फोगा जी, जो कि राजस्थान की एक बहुत ही बेहतरीन डांसर और सिंगर है। मेरा सबसे पहला सवाल सवई भाई से रहेगा। मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि उन्होंने इंडियन आइडल में आने का कैसे डिसाइड किया और इंडियन आइडल यानी म्यूज़िक में उन्होंने कैसे कदम रखा। पहले तो आप सभी को नमस्कार, और जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं उन सभी को मैं प्रणाम करना चाहता हूँ कि किसी इंसान के पीछे सपोर्ट होता है, तो ये जनता का सपोर्ट है मेरे साथ, आशीर्वाद है, दुआ है सबकी। तो उस मंच तक मैं गया और म्यूज़िक का जो मेरा एक करियर का जो सवाल था, आपने पूछा कि मैंने म्यूज़िक में कैसे अपने आप को तैयार किया। तो म्यूज़िक में 6 साल की उम्र से मैं गाने की तैयारी कर रहा हूँ, और मेरे पापा भी गाते थे, दादाजी भी गाते थे। पर बेसिकली मेरे परिवार में गाने बजाने का बहुत कम था। पापा गाते थे, दादाजी भी गाते थे, पर म्यूज़िक में इतना हमको मौसीकी नहीं मिली, इतना नहीं मिला कि नाम फेम नहीं मिला। उस समय नहीं था इतना, क्योंकि गांव-गांव में प्रोग्राम करना, जागरण करना या फिर कठपुतली का खेल बता के अपना गुजारा चलाना, वो एक उस टाइम की बात थी। कपड़े भी पहनने का वो सिस्टम उस समय नहीं था कि इतना महंगे कपड़े कहाँ से पहनेंगे, है ना। किसी से घर के मांग के लेके आ गए, आटा लेके आ गए, चावल लेके आ गए। तो वो सिस्टम मेरी वो एक दुनिया देखी हुई है। तो उस टाइम से मैंने अपने आप को तैयार किया, अच्छे अच्छे आर्टिस्टों को सुना, अच्छे अच्छे लोगों को सुना, फिर अच्छे कलाकारों के साथ रह के संगत करी कि म्यूज़िक में कैसे अपने आप को कैसे कर सकते हैं, तैयार कैसे कर सकते हैं। बहुत मेहनत करी उसमें। फिर धीरे धीरे जब उम्र के हिसाब से 18-19 साल का हुआ मैं, तो और ज़्यादा गाने में तैयारी हुई। अच्छे अच्छे कलाकारों के साथ मैंने ढोलक भी मैंने प्ले की है, तबला भी प्ले किया है। उसके साथ में जब मेरी अभी इंडियन आइडल का ऑडिशन हुआ, तो मुझे नहीं लगता कि मेरा ऐसा सपना था वो पूरा हो जाएगा। समझ में आता नहीं है ना कि मतलब हम लोग एक सोचते ही नहीं कि ऐसे बड़े बड़े लोगों के साथ में गाने का मौका मिलेगा, इतने बड़े मंच पे गाने का मौका मिलेगा, या फिर जो हम लोग टीवी पे देखते हैं उन एक्टर्स के साथ में खड़ा होने का मौका मिलेगा। लाइक लोग तरसते हैं उनसे मिलने के लिए, तो एक सपने की तरह था मेरे लिए। पर उस समय भगवान का इतना आशीर्वाद हुआ कि ऑनलाइन ऑडिशन हो रहे थे। तो हाँ, कोविड में ऑनलाइन ऑडिशन हो रहे थे। तो मैं ऐसे घर पे रियाज़ कर रहा था और सारा दिन रियाज़ करता था मैं। तो मैंने एक छोटा सा एक गाना गा के मेरे मामा जी को मैंने वीडियो भेजी। जो मेरे गांव में मेरे घर के पीछे एक आदमी रहता था, उसने मेरी वीडियो बना के मेरे मामा जी को सेंड की। मेरे मामा जी ने मंगवाया उनसे कि सवाई की वीडियो भेजो आप। तो मेरे मामा जी ने क्या कि मतलब ऐसे बैठे बैठे होता ना कि कोई गेम खेल रहा है तो उसमें पैसे लगा देते हैं या कुछ ऐसे कर देते हैं। तो उन्होंने मतलब ऐसे सडनली नॉर्मली, उनको पता नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, इंटेंशनली नहीं था। हाँ। तो मेरे मामा जी ने क्या किया कि उस वीडियो को डाल दिया ऑडिशन के लिए। उसमें आता है कि आप अगर ऑडिशन देना चाहते हो तो इस नंबर पे वीडियो भेजो, वो करो। तो इंडियन आइडल के नंबर जो थे उसमें मेरे मामा जी ने वीडियो भेजी मेरी। तो वहाँ से फिर फ़ोन आया कि हमें ये इस लड़के को इंडियन आइडल में बुलाना है, तो आप लेके आ सकते हो इसको, या ये कहाँ पे रहता है कि। तो मेरे मामा जी ने सारा एड्रेस बताया मेरे बारे में, और फिर धीरे धीरे मेरे से भी बात हुई उनसे कि आप क्या गाते हो। तो मैंने बोला मैं तो राजस्थानी गाता हूँ और कुछ बॉलीवुड वगैरह हिंदी सॉन्ग गाता हूँ। तो बोला कि ठीक है, आप मुंबई आ सकते हो। मुंबई तो आ क्यों नहीं सकते, आ सकते। पर मेरे को पता नहीं था ना कि इंडियन आइडल का ऑडिशन है, मतलब टीवी का है, टीवी पे जा रहा हूँ, मुझे ये पता नहीं था। बस मुझे ये पता था कि एक कोई प्रोग्राम है, तो मुझे वहाँ बुलाया है। शायद हो सकता है कि जैसे दिमाग में ये था कि कोई नेता, एमएलए, सीएम के सामने मेरे को गवा रहे होंगे या मेरे को सपोर्ट कर रहे होंगे। जैसे हमारी सोच तो वही थी ना कि भाई कोई हमें 1000 रुपये दे दे, कोई राशन पानी भी दिलवा दे घर में। तो वो सोच से लगता था, आपने पैर रखा था हाँ, कि पता नहीं कि मेरे गाना किसी को पसंद आ गया होगा, या कोई रिकॉर्डिंग कर मेरे से गाना गवा रहा होगा। ये सोच थी मेरी। ये नहीं था कि वो उतने बड़े मंच पे मुझे बुला रहे, मौका दे रहे। पर जब मुझे मुंबई इनवाइट किया उन लोगों ने कि आपको आना है, तो मुझे लगा कि यार ठीक है, चलते हैं। फिर वहाँ पे मैं मामा जी के साथ में गया। जैसे भी हम लोगों ने
किराया भाड़ा करके किसी से उधार लेके हम लोग गए। तो मैंने कुर्ता पजामा पहन के वहाँ गया, हारमोनियम था मेरे पास, मेरा बहुत पुराना टूटा हुआ। वहाँ गए, फिर गाना मैंने सुनाया। जो जजेस पहले नहीं थे, क्योंकि जो ऑडिशन जो जिन्होंने लिया था वो एकदम नॉर्मली वहाँ के बोल सकते हो आपकी लोकल आर्टिस्ट थे, जो पहले जज से पहले वो ऑडिशन लेते हैं। तो उनको मैंने सुनाया तो उन्होंने पास किया कि हाँ ठीक है, आपका घर कहाँ है, सब मतलब एक कंफर्म करने के लिए कि भाई हाँ इनका और उसके लिए कि ये सही बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, क्या है सारी चीज़ें। क्योंकि रियलिटी शो में ज़्यादा क्या होता है कि स्क्रिप्टेड तो है पर उतना नहीं है, थोड़ा बहुत है कि मतलब जैसे थोड़ा नहीं रहता है। तो उसमें जैसे मेरी जो जर्नी थी वो तो सब सही थी, वो सारी चीज़ें सही थी, क्योंकि इसमें कोई स्क्रिप्टेड नहीं था, इसमें कुछ ऐसे मतलब कुछ फेक चीज़ें नहीं थी। जो चीज़ें थी मैंने क्लियर उनको बताई। तो ऑडिशन लेने के बाद में मेरे घर पे आए वो लोग, कैमरे से शूट किया, गांव का पता लगाया, गांव वालों को पूछा कि यहाँ ही रहता था, ये क्या है, सारी चीज़ें कंफर्म की। उसके बाद फिर मेरा वापस मुझे मुंबई बुलाया, फिर जजेस के सामने मेरा ऑडिशन हुआ। जब ऑडिशन हुआ तो मैंने केसरिया वालम, जो हमारे राजस्थान की परंपरा है कि कोई मेहमान अगर आते हैं तो उनका वेलकम सॉन्ग गा के हम लोग, ट्रेडिशनल सॉन्ग है वो, फेमस सॉन्ग है, उस गाने से मुझे सिलेक्ट किया, गोल्डन माइक मिला। तो फिर दूसरे राउंड में जब हुआ, थिएटर राउंड में, तो भी मुझे एक गोल्डन माइक और मिला। तो वो एक होता है ना कि एक हम लोग सोच के नहीं जाते, पर वो ऊपर वाला जब लिख देता है तो वो चीज़ होती है। तो मैंने अपना पूरा 100% दिया। डर किसी चीज़ का नहीं था, क्योंकि काफ़ी आर्टिस्टों को ऐसा होता है कि बड़े मंच पे जा रहे हैं तो घबरा जाते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ऐसा मतलब थोड़ा बहुत डर था मुझे कि लाइट है वाइट है, ऐसे स्टेज, इतना बड़ा स्टेज, लाइट है, पता नहीं क्या है ना, एकदम से इतने बड़े सेट, हाँ इतने बड़े सेट पे कभी देखा ही नहीं लाइफ में, ज़िंदगी में नहीं देखा। तो वो सारी चीज़ें, अब फिर लोग फ़ोटो ले रहे हैं, मेकअप करने वाले आ रहे हैं, कपड़े अलग डिज़ाइन कर रहे हैं, कोई लोग पूरी चेंज हो गई। जैसे मतलब स्टार की तरह का होता ना कि एकदम हम देखते टीवी पे कि हीरो आ रहा है, कोई सलमान खान आ गया, कोई अजय देवगन आ गया कि हाँ यार मिलने के लिए चल रहे हैं, उनको भीड़ इतनी लग रही है। तो वैसे एक हो गया मेरे साथ। जो मैं उतरा वहाँ पे, मेरा ऑडिशन हुआ, तो सब लोग मुझे टीवी पे देख रहे हैं और मैं भी अपने आप को टीवी पे देख रहा हूँ, क्योंकि मेरे को अच्छा लग रहा था कि यार टीवी पे मैं आ रहा हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई कि उसके बाद फिर धीरे धीरे एक एपिसोड किया, फिर दूसरा एपिसोड, फिर तीसरा एपिसोड, और गाने मिलते थे। तो कुछ टाइम पहले गाने जो मेरे जॉनर के थे वो मुझे मिले। उसके बाद में एक आइडल की एक थीम होती है कि जैसे कोई गेस्ट आता है, जैसे नेहा कक्कड़ जी आ गए तो उनका कोई गाना ले लिया, या धर्मेंद्र जी आ गए तो उनका गाना, और रेखा जी आ गए तो रेखा जी का कोई मूवी का गाना। तो ऐसे थीम होती है, कोई गेस्ट आता है तो उसकी मूवी के गाने हमें देते थे। तो जब ये धीरे धीरे मैंने क्लोज़ किया, धीरे धीरे एक एपिसोड, तो मैं टॉप 7 तक मैं पहुंच गया। तो 15 से टॉप 7 तक पहुंचना मेरी लाइफ मतलब बहुत कठिन से गुजरी है। मतलब 3-4 बजे उठना मॉर्निंग टाइम में और शूट करना, तो उनका शेड्यूल रहता है ऐसा। बिल्कुल, और खाने पीने का ध्यान रहता है, सारी चीज़ें वो मतलब उनकी एक जवाबदारी रहती है ना कि कोई भी अगर सिंगर वहाँ रुका हुआ, उसके गले का ध्यान रखना, उसके गले में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए या उसकी हेल्थ में कोई इश्यू ना हो जाए, क्योंकि इतने सारे लोग देख रहे, इतनी वो सारी चीज़ें होती है उसमें, इतनी टीआरपी मिलती है, क्योंकि लोग जितना ज़्यादा देखेंगे उतनी टीआरपी मिलेगी। तो राजस्थान से बहुत सारे लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, हर एक स्टेट के लोगों ने मुझे सपोर्ट किया कि अच्छा गा रहा है, सपोर्ट कर रहे हो। जितने भी मेरी, ये सब ईश्वर की कृपा है कि सब लोगों से मेरी अच्छी बॉन्डिंग थी। मैं बचपन से ही अच्छे लोगों के साथ संगत मेरी करी हुई थी, तो लोगों का प्यार मिला मुझे। तो धीरे धीरे आइडल में मैं जब गया, सपोर्ट मिला, नाम होने लग गया, फैम, ये सब सारे, तो वो दुनिया ही बदल गई। वहाँ से वापस आने के बाद में जो लोग, मतलब एक ऐसा वक्त था कि लोग मुझे पास में बिठाना पसंद नहीं करते थे। वो एक टाइम ही ऐसा था। उस टाइम में क्या होता है कि किसी इंसान का पता नहीं लगता है। जैसे आज आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं, तो एक हो सकता है कि आप एक, जो आपने देखा होगा है कि वो एक होता ना वो मेरी अदालत, हाँ। आप समझ लो कि यहाँ से अभी हमारे पास वो ऐसी जगह पहुँच जाओ तो क्या उस समय का पता तो ना लगता है। तो वो सिस्टम मेरे साथ हो गया। तो ऐसा टाइम था कि मैं किसी घर में जाता था या गाना बजाने के लिए, तो हमारी कम्युनिटी को भी ऐसे लोग समझते थे कि ये नीचे जात के हैं, ये क्या गाना बजाना करेंगे यार, इनको ठीक है खाने में थाली में खाना खाते थे कि आप धो के आओ। वो पहले रिवाज था, ऐसा भेदभाव वगैरह था। तो उन चीज़ों को मैंने देखा है कि लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, हाँ फेस किया, काफ़ी चीज़ों को फेस किया कि लाइफ में उतार चढ़ाव बहुत देखे हैं, अच्छे लोग भी देखे हैं, बुरे लोग भी देखे हैं।
और आइडल में जाने के बाद में तो फिर सारी चीज़ों का पता भी चला कि इतना अब नाम हो गया अपना, इतना पैसे कमा रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, शोज़ कर रहे हैं, पर अब कैसे लोग मिलेंगे। तो उसके बाद में भी ऐसे लोग मिले जो यूज़ करने वाले, जो मेरे साथ कुछ पल के लिए मेरे साथ रहे और मेरे को काफ़ी मतलब एक मेंटली डिस्टर्ब किया। एक होता ना कि आप आइडल के बाद अगर आते हो तो आपको वैसे ही वातावरण रखना पड़ेगा, एक आपको अपने आप को मेंटेन रखना पड़ेगा कि कहाँ सोना है, कौन सी जगह रहना है, लोग ज़्यादा पब्लिक सिटी में ज़्यादा नहीं जाना है, क्योंकि वो एक पीरियड होता है ऐसा कि आपको अपने आप पे ध्यान देना पड़ता है, खाने पीने का, हर किसी लोगों से बात करने का। आजकल सोशल मीडिया का भी टाइम है ना कि कोई लोग, अगर हम लोग समझ लो कि बात कर रहे हैं या कोई भी, मैं किसी लड़की से बात कर रहा हूँ तो वो ऐसे ज़बरदस्ती कुछ ना कुछ लिख देंगे। आप यूट्यूब पे देखोगे तो मेरे बारे में काफ़ी चीज़ें ऐसी आ जाएगी कि सवाई भट्ट ने शादी कर ली, ये लड़की, सवाई भट्ट के ये एक्सीडेंट हो गया, सवाई भट्ट मर गया। तो सवाई भट्ट तो जिंदा बैठा है पर उसकी फालतू की न्यूज़ उड़ा रहे हैं कि मर गया वो। तो ऐसी चीज़ें, फेक चीज़ें काफ़ी हुई मेरे साथ। और काफ़ी लोगों ने मेरा इंस्टाग्राम भी एक बार हैक कर लिया लोगों ने, विश्वास मेरे को बता के। तो काफ़ी लोग भी ऐसे मेरे साथ रहे हैं, पर पुराने वक्त में जो अच्छे लोग थे वो आज भी मेरे साथ में हैं। जो जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, जिन लोगों ने मुझे काफ़ी चीज़ों से निकाला है, वो लोग हैं। और आज भी मैं ये मानता हूँ कि जब काफ़ी समय के बाद मेरे को इस काम के लिए एक मौका मिला है मुझे, तो मैं ये चाहता हूँ कि गाना बजाना एक ऐसी चीज़ है कि बहुत मुश्किलों से मिलता है, ये ऊपर वाले की देन होती है। और ये चीज़ उसी को मिल सकती है कि जिसने साधना करी हुई है। और मैं ये मानता हूँ कि मैंने इतनी साधना तो नहीं करी है कि जितना मतलब जैसे एक होता ना कि संतों जैसी या गुरुओं जैसी ऐसी संगत नहीं करी है मैंने कि एक जैसे पहाड़ों में रियाज़ कर रहे हैं वैसा तो नहीं किया। पर मैंने जितना मेरे से हो सकता था मैंने घर पे रियाज़ किया है। हाँ, घर पे रियाज़ किया है, लोगों के साथ जा जाके लोगों के बैग उठाया है, लोगों के जूते उठाए हैं सीखने के लिए। तो वो टाइम मैंने देखा है। तो उस टाइम से मुझे ये लगता है कि मेरी लाइफ जो है ये कुछ पल की है। तो जितना मुझे मिला है अभी, मैं ऐसे सोच के रखता हूँ कि जितना भी जो मुझे मिला है ये मेरे से अगर किसी को सपोर्ट हो सकता है, मैं किसी के काम आ सकता हूँ, तो बहुत अच्छी बात है ये लाइफ। उसके मतलब किसी की लाइफ अगर भगवान ने हमको भेजा है, कुछ दिया है, तो वो इसलिए नहीं दिया कि खाली अपने लिए करो, इसलिए नहीं दिया कि आप अगर आप सिंगर बन गए हो तो आप खाली गाना गाओ, घर में पैसे कमाओ, बस अपना घर का परिवार का अच्छा रखो। ऐसा नहीं है। मेरी सोच ये है कि अगर भगवान ने मुझे इस काबिल बनाया है तो मेरे से जितना हो सकता है मैं उन लोगों की हेल्प करूं जो मेरे जैसे मिडिल क्लास फैमिली से जो निकले हुए हैं, जो लोगों ने स्ट्रगल किया है, जो लोगों ने अपनी एक पीड़ा देखी, एक दुख देखा है, जो अपने घर का पूरा एक खर्चा उठा रहे हैं, अपना भी एक मेंटली इशू हो रहे हैं, समझो बहुत परेशानी में है। एक आर्टिस्ट के ऊपर अगर उसकी फैमिली का इशू होगा या समाज का इशू होगा या लोग उसको ताने देंगे तो वो आर्टिस्ट तो मेरे हिसाब से कि वो ख़त्म हो जाएगा, वो अपनी कला को भी ख़त्म कर लेगा। क्योंकि फिर उसको क्या होगी, उसकी संगत ही गलत हो जाएगी। वो ये सोचेगा कि ठीक है, अब जैसा कमा रहे खा रहे, 10 रुपये कमा रहे तो चाय पी लो, चलो ठीक है, उतना ही ठीक, आज का खाना है तो ठीक है, कल का भूल जाओ, वो ऐसा रखेगा। और समय ही वैसी थी। पर अभी क्या है कि सिस्टम, अभी लोगों में ऐसा भी है कि एक कंट्रोवर्सी भी है कि कोई अच्छा गा रहा है, कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसकी टांग खींचने वाले काफ़ी लोग हैं। अभी हर जगह भी है ये। कोई अच्छा कमा रहा है तो उसके पीछे भी उसको खुशी नहीं होगी कि यार इतने पैसे कैसे कमा रहा है, ये राज क्या है, ये हमसे दबा हुआ रहे, ये हमसे झुका हुआ रहे, ये हमारे नीचे रहे, मतलब हम लोग इससे ऊपर रहे। पर मेरी ऐसी सोच है कि मैं बहुत ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ, तो वो सारी चीज़ें मैंने देखी है मेरी लाइफ में, बहुत दुख देखा है। तो पहली बात तो ये कि मैं अपने माँ बाप को कभी दुखी देखना नहीं चाहता हूँ। फिर उसके बाद में आता है कि मेरा समाज। तो मेरे समाज को जो लोग ये बोलते थे कि यार ये गाने बजाने वाली कम्युनिटी है, ये ऐसे है वैसे है, भेदभाव करते थे, तो मुझे उन लोगों को बताना है कि इंसान है, मेन चीज़ तो इंसानियत रखो। कोई जात छोटी मोटी नहीं होती है। जब भगवान ने नहीं बनाई तो हम इंसान क्यों बना रहे। आपने ये भी चीज़ देखी होगी कि जब एक रावण था, है ना, रावण था, तो उसका इतिहास ये लिखा हुआ था कि उसका अंत होना तो होना ही है, राम जी के हाथों से उसका अंत होना ही, वो लिखा हुआ था, तय था पहले से, है ना। पर रावण तो इतना मतलब शक्तिशाली था कि उसको कौन हरा सकता है, कोई नहीं हरा सकता उसको। भगवान से, भोलेनाथ से उसको इतना वरदान मिला हुआ था, कोई उसको मार ही नहीं सकता। पर उसको घमंड था कि मैं सबसे शक्तिशाली हूँ,
मेरे पास, हाँ मेरे पास इतनी शक्ति है, मेरे पास इतनी दौलत है, सोने की लंका, मेरे पास सारी चीज़ें थी, पर वो सोने की लंका भी डूब गई। वो सब करियर उसका पूरा, मतलब जितना नाम उसने कमाया कि रावण रावण, तो पूरे लोग उसके चौपट हो गए, है ना। जितनी उसकी एक थी कि मेरी मेहनत थी कि मैंने वरदान लिया, वो वरदान भी सारा चला गया, क्योंकि वरदान उसको अच्छी चीज़ के लिए दिया था, है ना। अगर वो अच्छा रहता तो आज सब लोगों की जुबान पे ये सारी चीज़ चलती कि यार रावण बहुत अच्छा इंसान था, बहुत अच्छा इंसान था, और अच्छा इंसान था, उसकी कुछ चीज़ें अच्छी होगी तो वो अच्छी बताएंगे लोग, पर उसने एक चीज़ गलत करी, क्योंकि अपने एक चीज़ों को उसने ये समझ लिया कि सबसे बड़ा शक्तिशाली मैं हूँ, घमंडी हो गया, घमंड एटीट्यूड आ गया उसमें। तो एटीट्यूड उसका रावण का ही नहीं चला, तो हम लोग इंसान, हमारा एटीट्यूड कैसे चल सकता है। आज ही मैं मान लो कि मैं एक सेलिब्रिटी हूँ, मैं एक सिंगर हूँ, तो मेरे से भी बड़े सेलिब्रिटी बैठे हैं, और सवाई भट्ट अगर गाना गा रहा है तो इंडियन आइडल तो हर साल सीज़न में आता है, वहाँ पे और सवाई भट्ट आ जाएगा, एक और सवाई भट्ट आ जाएगा। वो तो एक प्रोग्राम, रियलिटी शो है ना, उसमें तो हर सीज़न में कोई ना कोई आता ही रहता है, पर उसको संभाल के रखना उस चीज़ को। आज मेरे को 4 साल हो गए आइडल से आने के बाद में, 4 साल में मैं कंटिन्यू शो भी कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, पैसे भी कमा रहा हूँ। जो नाम बना हुआ है वो नाम बना वो है, काफ़ी लोगों ने गिराने की कोशिश भी करी, दाग लगाने का काफ़ी लोगों ने ट्राई किया, पर मैंने, क्योंकि क्या होता है ना कि मेरे जो इष्ट देवता है भोलेनाथ, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये कहना चाहता हूँ सभी लोगों को कि सबसे पहले तो आप अपने आप को कभी ये नीचा मत समझिए कि मैं यार कुछ बन नहीं सकता, मैं कुछ कर नहीं सकता। वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो डांस हो, चाहे वो एक किसी भी कला में हो, पर अपने आप को हार कभी नहीं माननी चाहिए। और जिस मेहनत में अगर आप खरे उतरे हो तो उस मेहनत पे आप 100% अपना दीजिए। तो अब आप जितना अपनी मेहनत करते रहोगे, जितना आप अपने आप पे ध्यान देते रहोगे ना, तो आप जिस फल, अब जैसे आम पेड़ पे लटकता है, तो हम सब लोग ये सोचते हैं कि यार इसको, जब वो कच्चा रहता है तो अपन ये देखते हैं कब पके, इसको कब खाएं, है ना। तो सबकी सोच ये रहती है कि यार ये कब ऐसा आदमी बने और कब हमें इसको यूज़ करें, है ना। पर यूज़ करना यानी एक अलग चीज़ हो गई, तो साथ देना और एक लोगों को एक हेल्प करना, वो एक अलग बात है, उनको हेल्प करना। हाँ। तो काफ़ी चीज़ें, मेरा कहने का मतलब यही चीज़ों पे मैं ज़्यादा बोलना चाहूँगा कि किसी भी आर्टिस्ट को अपने आप में ये घमंड नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए, और दूसरे आर्टिस्ट को सपोर्ट करना चाहिए। कोई अगर कोई कम गा रहा है, कोई ज़्यादा गा रहा है, या कोई आर्टिस्ट म्यूजिशियन है, किसी से नहीं बज रही है, तो कोई बात, ढोलक वगैरह तबला वगैरह, तो स्टेज के ऊपर उसकी मर्यादा को आप गलत ना समझें, क्योंकि मर्यादा रखनी ज़रूरी है मंच पे। आप सभी आर्टिस्टों को रिस्पेक्ट करें, उनकी इज़्ज़त करें। ऑडियंस हमें देखती है, ऑडियंस हमें देखती है, लोग मुझे देखने के लिए आते हैं कि सवाई भट्ट को सुनने के लिए जाएंगे। तो अगर सवाई भट्ट में अगर वो एक काबिलियत नहीं है कि यार किसी से क्या बात करने का तजुर्बा होना चाहिए, अगर वो नहीं है किसी आर्टिस्ट में, तो मतलब ही नहीं है। अगर नहीं है, हाँ, आप देखिए ना कि आज मैं जहाँ भी शो करने जाता हूँ, लोग मुझे प्यार क्यों करते हैं? इसी वजह से करते हैं कि मैं आज तक लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए कि अपनी मर्यादा में रहता हूँ। ज़्यादा मेरे को बात करना आता नहीं है, ना मैं ज़्यादा किसी को गलत ठहराता हूँ, ना मैं किसी को गलत बोलता हूँ, ना मैं किसी को ये सवाल ज़्यादा करता हूँ कि आपने गलत किया या आपने शो में। अब काफ़ी शो में क्या होता है, काफ़ी सिंगर क्या करते हैं कि आपको पता ही है कि हर सिंगर क्या करता है कि यार अपने आप को मेंटेन रखना है, तो वो क्या करता है, शो से पहले जाएगा नहीं, जब शो स्टार्ट हो गया तो 2 मिनट में उसकी एंट्री है तो जब भी वो जाएगा, नहीं तो जाएगा नहीं, और हाफ पेमेंट पहले, उसके बाद में स्टेज पे चढ़ने से वापस फिर पेमेंट पहले, फिर वो शो करेगा। फिर उसकी डिमांड ये रहती है कि मैं जब एयरपोर्ट पे आऊँगा तो मेरे को गाड़ी ये चाहिए, मेरे वो लग्जरी सारी चीज़ चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि कभी ऐसा भी टाइम आता है कि आप नमकीन के लिए तरस जाते हो, है ना। और उस समय आपके पास पैसे पड़े रहते हैं, कम से कम करोड़ रुपए पड़े रहते हैं, पर वो होटल खुली नहीं है पूरे रास्ते पे खाने के लिए, तो कैसे करोगे आप, है ना। वो भूखे मर जाएगा, तो उस पैसे का क्या करोगे? पैसे को तो खाने से रहे आप, पैसे तो खा भी नहीं सकते हो ना। पर आजकल क्या है, लोगों ने पैसे को इतना महत्व दे दिया है और लोगों ने मर्यादा भूल गए, लोग इंसानियत भूल गए। लोग ये देखते हैं बस कि जिसके पास पैसा है उसका ही नाम है, उसका ही काम है, बस उससे जुड़े रहो, सारी चीज़ें बढ़िया होगी।
पर मेरा ये मानना है कि पैसा आ जाए, पैसा ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद फिर क्या करोगे? इंसानियत ही है जो आपको, आप देखते हो ना कि डॉक्टर को भगवान का रूप मानते हैं लोग, कि वो जान बचा लेता है। और कभी उसके हाथ से ऐसा भी हो जाता है कि वो जान उसकी चली जाती है, तो फिर उसको क्या बोलते हैं, यार डॉक्टर ने गलती कर दी, यार ये तो इंसान जिंदा होने वाला था पर ये मर गया। पर वो डॉक्टर के हाथ में भी नहीं है, डॉक्टर ने बेचारे ने कोशिश करी, पर भगवान के हाथ में ना। तो लोग क्या है कि भगवान को गाली दे रहे हैं अब कि यार तूने मेरी लाइफ में ऐसा क्यों किया, तूने मेरी लाइफ में ऐसा क्यों किया, यार तूने ऐसा क्यों किया। तो मतलब भगवान को लोग गलत ठहरा रहे हैं। तो हम लोग तो इंसान हैं, हम लोगों को टांग खींच रहे लोग। लाइक हमारे करियर में इतने सारे लोग दाग लगाने वाले होंगे, पर जितने भी म्यूजिशियन हैं, जितने भी कलाकार हैं हर फील्ड में, उन लोगों को मैं ये मैसेज पहुंचाना चाहूँगा कि भाई जितना आप अपने आप को सही रखोगे, जितना आप अपनी तरीके से लॉयल रहोगे, सही रहोगे, तो आपका बाल भी बांका नहीं हो सकता। ऊपर वाले का करम रहेगा आपके ऊपर। ऑडियंस है आपको सपोर्ट करने के लिए। हाँ, किसी के साथ बुरा मत करो, गलत मत करो। अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया है तो आप उसको माफ़ कर दो। मेरा मानना ये है कि उसको माफ़ कर दो, आपका बदला ये प्रगति लेगी, वो ईश्वर लेगा। भाई उसने तो गलत कर दिया ना, अगर आप उसके साथ गलत कर दोगे तो सेम बात हो जाएगी। आपने उसमें फ़र्क क्या है? फ़र्क क्या है, मेरी बात को समझो। क्योंकि कोई इंसान अगर गलत नहीं है और आप उसके साथ गलत कर रहे हो, तो सबसे मूर्खता की बात यह है कि फिर आप अपना खड्डा पहले खोद रहे हो। तो इसलिए और अपने गड्ढे में अपन ही गिरते हैं, खुद ही गिरते हैं। तो आपने देखा भी होगा ये कि जो भी लोग दिमागदारे होते हैं ना, कि हम लोग ऐसा कर देंगे तो बच जाएंगे, हम लोग ऐसे कर देंगे तो बच जाएंगे। भाई ये कलयुग का ज़माना है। इस कलयुग के ज़माने में चाहे आप कितना भी पैसे खा लो, किसी का दिल दुखा दो, या आप अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी हर्ट कर दो, पर ये गारंटी के साथ है कि आप बचोगे नहीं, घूम के आपके पास आएगा ही। बचोगे नहीं। ये परमानंद जी भी ये चीज़ बोलते हैं, आप नहीं बच सकते। आपका कर्म है आपको आगे बढ़ाएगा। कर्म अच्छा करोगे तो सब चीज़ बढ़िया हो जाएगी। आप किसी को प्यार करते हो तो आप लॉयल तरह से रहो, उससे प्यार करो, आप उसको हर्ट मत करो, ठीक है। उसको अपना बनाने की कोशिश करो, ना कि उसको गलत, ना कि उसको ऐसा, मतलब कि एक होता है ना, कोई इंसान हमारे साथ जुड़ा है, जैसे आप जुड़ गए, तो मेरा ये रहेगा, मेरा बताता हूँ मैं, कि मेरा ये रहेगा कि मैं आपसे लॉन्ग टाइम तक रिश्ता रखूँ। मेरे को बिगाड़ना होगा 2 मिनट में बिगाड़ दूंगा। बिगाड़ने के लिए वक्त नहीं लगता, हाँ, मेंटेन करने के लिए वक्त लगता। हाँ, तो आप समझो लॉन्ग टाइम चलना है, तो आप मुझे याद रखोगे कि यार सवाई भाई के साथ दूसरा इंटरव्यू पॉडकास्ट करें, एक और करें समझ। तो लोग क्या है कि मैं 2-3 मैसेज ऐसे पहुंचाना चाहता हूं लोगों को। पहले तो आर्टिस्ट काफ़ी लोग क्या है कि नशे में चले गए हैं, नशा करते हैं, दारू, ड्रिंक्स में, ये मतलब बहुत तरह की चीज़ें, हाँ ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो चीज़ों पे उन पे कंट्रोल करना चाहिए। मैं ये किसी को ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई मैं बोल रहा हूँ तो आप छोड़ दो, ऐसा नहीं बोल रहा। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि वो आपको सोचना है। देखो ये गला जो है ना, ये सरस्वती माता की देन है। इसमें आप जितनी ड्रिंक्स पियोगे तो वो चीज़ें गलत ही है ना, वो गलत है। फिर आप नॉनवेज खा रहे हो, किसी जीव को मार के खा रहे हो, तो वो सबसे बड़ी गलत बात है। तो लाइफ में सबसे गलती हो जाती है, लोग सब अपने समय में सब कुछ कर लेते हैं, पर ये कि अपनी गलती को सुधारना चाहिए। आपसे गलती होगी उसको बार बार मत करो। और जितने भी कलाकार हैं, सिंगर्स हैं, उनको ये बोलूँगा कि भाई अपने आप को आप सही रखो और लोगों से प्यार प्रेम बनाए रखो और अपने परिवार की इज़्ज़त करो, तो सब कुछ अच्छा होगा। अगर आपने जब ये समझ लिया कि मैं पैसे वाला हो गया और मैं गाना, संगीत का तो कोई अंत नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। संगीत का कोई किसी भी चीज़ का अंत नहीं है। आप मान लो इस चीज़ में कि आप किसी आपने खाना खा लिया तो आपको ये लगता है कि दोबारा भूख नहीं लगेगी? लगेगी ना। अगर आपने 1000 रुपये कमा लिए तो आपको उस 1000 रुपये पर डिपेंड होना कि 1000 रुपये मेरे पास पड़े तो मैं पूरी लाइफ जी लूँगा। आपको और कमाना है ना, है ना। तो सब लोग, जितने भी लोग हैं म्यूज़िक में रिलेटिव है, मैं तो उनको ये चीज़ बोलना चाहता हूँ कि भाई ये छोटी सी लाइफ है और भगवान का जब बुलावा आ जाएगा तो आपके पास है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, आपकी बनियान भी नहीं बचेगी। वो तो है, लोग उसको भी उतार लेंगे। आपका शरीर खाली मिट्टी में मिल जाएगा, आपकी जो आत्मा है वो चली जाएगी परमात्मा के पास में। तो आपके पास रहा क्या है? ना सोना, ना चांदी, ना घर, ना गाड़ी, ना परिवार, ना लोग। पर आप एक ही चीज़ से आपकी ज़िंदगी में, लोगों में ना आपकी यादगार बनी रह सकती है। वो एक ही बात है, आपका नेचर, आपका स्वभाव क्या है, आपने लोगों से क्या कमाया है।
आज बड़े बड़े उस्ताद लोग हैं, नुसरत फ़तेह अली खान साहब हैं, आज लोग प्यार क्यों करते हैं उनसे? उन्होंने इंडस्ट्री को इतने गाने दे दिए, लोगों में इतना प्यार है आज, इतना लोग, हम सभी लोग उनके ही गाने गाते हैं। हर मंच पे कोई भी सिंगर हो, उनका हर सिंगर उनका गाना गाएगा, है ना। आज आप देख लो, कोई भी नुसरत साहब के गाने गा रहे हैं, गुलाम अली खान साहब के गाने गा रहे हैं, लता जी के गाने गा रहे हैं। लता जी को सरस्वती माता का रूप मानते थे, है ना, कोयल बोलते थे कि कोयल गा रहे हैं। तो आज ये सोचो कि आज इतने बड़े लेजेंड आर्टिस्टों ने इतनी मेहनत करी अपने आप पे, इतना प्यार कमाया, इतने अच्छे गाने दिए इंडस्ट्री को, तो क्या हमारा ये फ़र्ज़ नहीं है कि हम लोग उनकी इज़्ज़त करें, हम वैसे बन सके, है ना। पर उनको लोग, अभी क्या है, लोग म्यूज़िक में भी काफ़ी लोग ये करने, डिफरेंट करने लग गए कि यार ये म्यूज़िक क्लासिकल तो अच्छा नहीं है यार, अभी पैसे कमाने तो लाइट सीखो। लोगों में अभी ये चल गया कि यार क्लासिकल बहुत अलग है यार, कि इसको क्या सीखा, अभी लोग बंद हो गए, क्लासिकल को नहीं सुनना है। पर मेरा ये मानना है कि जो क्लासिकल है ना, वो सबका बाप है। क्लासिकल जो गाना बजाना है वो बाप इसलिए है कि यार वो सारी चीज़ें उसमें निकली हुई है। क्लासिकल में आप राग गाओगे ना, उसमें लाइट सुर नहीं लगा सकते, ये मर्यादा है उसमें। बंदिश कोई गा रहे हो तो प्रॉपर तरीके से बंदिश गानी पड़ेगी, ख्याल गा रहे हो तो ख्याल गाना पड़ेगा, है ना। अब सारे गाने आप देख लो, आपने इंडस्ट्री में ऐसे गाने भी, अब मेरे ढोलना सुना आपने अभी, है ना, उसमें पढ़ंत की हुई है कथक की, स्टार्टिंग में जब वो डांस करते हैं जब, है ना, वो पढ़ंत की, वो कथक के सारी चीज़ें हैं, तो वो निकली तो उसी घराने से ना। कथक यानी क्लासिकल चीज़ों में से तो निकली है, वो एक प्योर चीज़ में से निकली है। तो उन चीज़ों को हम लोग उसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो कोई गलत बात नहीं है, पर उसको लेके चलना बहुत बड़ी बात है। उनको लेके चलना पड़ेगा अपन को, कि पुरानी चीज़ें, जैसे अभी फोक म्यूज़िक है, ये पुराना हो गया इसलिए इसको छोड़ के नहीं चलना। हाँ, अभी साथ में लेके चलना। अब पुराना म्यूज़िक जैसे, अब ऐसे तो अभी इंडस्ट्री के अंदर फोक म्यूज़िक इतना है कि लोग क्या करते हैं, राजस्थानी गानों को फिल्मों में ले रहे हैं। निम्बुड़ा निम्बुड़ा ये राजस्थान का गाना है, निम्बुड़ा निम्बुड़ा ये केसरिया वाला राजस्थानी गाना है। जब देखूँ बनारी लाल पिलियाँ क्या भी आया, वो है ना, वो भी ट्रेडिशनल सॉन्ग है, घूमर भी। तो इतने सारे गाने इंडस्ट्री के अंदर है, तो आप सोचो कि वो फोक म्यूज़िक तो हमारा, उसको बरकरार रखना पड़ेगा। हम जहाँ भी जाएंगे तो ये थोड़ा ना बोल सकते हैं कि मैं अमेरिका का हूँ, मैं तो राजस्थान का हूँ भाई, और राजस्थान की मिट्टी की खुशबू तो हमारे शरीर में है। जहाँ भी जाएंगे तो राजस्थान का ही नाम लेंगे। तो वहाँ के लोगों को या अलग स्टेट के लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने समाज को, अपने लोगों को, आप जिस जगह से बिलोंग करते हो उस जगह को, और जितना हो सकता है आपको जीवन में अच्छा ही करना है। जिस काम में आप घुस गए हो वो काम पूरा करना है भैया, गलत नहीं करना है किसी के साथ। ये कहना चाहता हूँ। और नशे से दूर रहिए, अपने गले को ध्यान रखिए। आपके विचार और आपका आवाज़ दोनों इतना सुरीला है, मैं जान के बहुत ही हैरान हूँ। आई एम सो ग्लैड। मेरा दूसरा सवाल शहना जी से रहेगा कि आपने डांस और एक्टिंग की फील्ड चूज़ की, तो आपने डांस की फील्ड ही क्यों चूज़ की, और उसमें भी आपने फोक डांस ही क्यों चूज़ किया? पहले तो आप सबको क्षमा करिए, आप जितना भी मुझे देख रहे हैं। मैंने डांस मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि मैं बचपन से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थी इसमें, और मुझे मेरे पापा ने काफ़ी सपोर्ट किया। मुझे पता नहीं था, मैं छोटी सी थी, मैं मतलब 14 ईयर्स से करते हुए आ रही हूँ, और पापा ने देखा तो काफ़ी लोगों ने कहा कि जो मैं मॉमडन हूँ, वैसे हमारे अलाउ नहीं करते कि किसी के घर की बच्ची को बाहर निकालें और उनको सपोर्ट करें, शोज़ करवाएं। बट मेरे पापा ने मुझे सपोर्ट किया और यहाँ तक लेके आए। तो उन्होंने मुझे मेरे जो गुरु हैं उनसे सिखवाया डांस, और फिर धीरे धीरे जो मैं डांस फॉर्म करती हूँ उसका वो राजस्थान से जुड़ा हुआ है, राजस्थान को रिप्रेजेंट करती हूँ। और बस यही है कि मैंने डांस, मेरा शौक़ था और हॉबी है, बहुत पसंद है मुझे, इसलिए मैंने डांस ही चूज़ किया। बस आपने भवई ही आपने जो डांस फॉर्म चूज़ किया तो भवई डांस फॉर्म चूज़ किया था, तो वही उसी पर्टिकुलर डांस फॉर्म के साथ क्यों जाने का सोचा आपने? वैसे काफ़ी सारे डांस फॉर्म हैं, लेकिन आजकल का क्या है कि लोगों का जो नज़रिया है वो काफ़ी बदल सा गया है। तो ये जो डांस है ये राजस्थान को रिप्रेजेंट करता है, आगे जाके राजस्थान की मिट्टी से जुड़ा हुआ है कि राजस्थान में कैसे लोग रहते थे, और ये क्या है जो मैं करती हूँ उसमें काफ़ी सारे मतलब चीज़ें यूज़ होती हैं। मेरे सर पे 21 घड़े रखे जाते हैं, मटका,
और फिर कांच पे होता है, कील पे होता है, तलवार पे होता है, परात पे होता है, बोतलों पे होता है। तो ऐसे करके पूरे राजस्थान को दिखाया जाता है कि राजस्थान की औरतें कैसे पानी लाया करती थी और वो कैसे रहा करती थी। तो इसलिए मैंने भवाई चूज़ किया। लेकिन करती सब कुछ हूँ, लेकिन जो लोगों का नज़रिया है वो काफ़ी बदल गया है। तो आजकल का माहौल अच्छा नहीं है और इस डांस को इज़्ज़त मिलती है और जो देखना पसंद करते हैं वो लोग बुलाते हैं। तो काफ़ी शौक से करती हूँ, तो अच्छा लगता है, इसलिए मैंने डांस फॉर्म यूज़ किया जी। आप दोनों का अभी गाना आने वाला है, मैंने ट्रेलर देखा था लाल शर्म करके, तो उसके बारे में कुछ बताइए। लाल शर्म गाना ये मेरे ऑफिशियल चैनल पे आया है, सवाई भट्ट ऑफिशियल चैनल पे। तो लाल शर्म जो गाना है वो राजस्थानी, उसके सब वर्ड्स है वो राजस्थानी है। तो लाल शर्म का मतलब है कि जो हमारे राजस्थान में है, तो जो औरतें थी वो इतना घूंघट निकाल के रखती थी। आज भी वो परंपरा है, वो अदब है, वो मर्यादा है। तो उसके ऊपर हमने वो एक सॉन्ग ऐसा है कि लाल शर्म वालों काट घूंघटो उतरे बनी सा जद मेला सो। तो वहाँ की जो उस समय राजा महाराजों के टाइम, जैसे हमारे में वो बनी बोलते हैं वहाँ पे, तो वो इतना घूंघट निकाल के फिर सज धज के अपने महल से उतर रही है। तो उस पर ये गाना बनाया था हम लोगों ने। फिर उसके बाद में हम लोगों ने वो शूट प्रॉपरली, वैसे मतलब उसमें ना तो मॉडल किसी को हमने लिया या उसका कुछ किया नहीं, बस खाली एक इनका डांस का और मेरे गाने का हमने वो बताया लोगों को। तो इन्होंने लाजवाब डांस किया उसमें और बहुत अच्छा करते भी है। और दूसरी बात की कि अच्छे टैलेंट को आगे आना चाहिए, तो मेरी कोशिश ये रहती है। तो जब मैंने इनका परफॉर्म देखा बहुत टाइम पहले, इनका डांस मैंने भवाई का डांस देखा कहीं शो में, तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं और इनके साथ में काम करके बहुत अच्छा लगेगा। और एक गाना हम लोग करते हैं, और वो गाना जब हम लोगों ने साथ में किया तो वो बहुत ज़्यादा वायरल भी हुआ, बहुत चला भी, लोग प्यार भी बहुत दे रहे हैं उसको। तो अभी शहनाज जी के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि जो शहनाज जी है बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, उसके साथ अदब भी है इनके साथ, और इनका नेचर बहुत अच्छा है। और मैं इनको इसलिए मानता हूँ कि एक होता ना कि अभी इन्होंने कम्युनिटी की बात करी कि मैं इस कम्युनिटी से हूँ तो इजाज़त नहीं देते हैं, पर मैं ये मानता हूँ कि इस कम्युनिटी से में आप निकल के अपने आप को एक प्लेटफॉर्म पे आप लेके जा रहे हो, अच्छी जगह पे आप लेके जा रहे हो, तो ये गलत बात नहीं है ना। ना तो आपने डांस करके कुछ गलत किया है, ना आपके डांस में कुछ गलत हरकत है, पर डांस जो आप कर रहे हो राजस्थान की मर्यादा है, वो डांस एकदम पॉपुलर डांस है, वो रिप्रेजेंट कर रहे हो जी। तो भवाई डांस यानी, और ये मजाक का काम नहीं है कि 21 मटके रख के आप फिर डांस कर रहे हो, फिर गिलास पे चढ़ रहे हो, बात ही कर रहे थे, इम्पॉसिबल लगता है। और फिर कांच पे चढ़ रहे हो। अभी के समय क्या है, किसी को ऐसे सुई भी लग जाती है तो लोग देखते हैं हॉस्पिटल चलो इन्फेक्शन हो जाएगा, तो ये कांच पे कर रहे हैं, सारे कांच रहते हैं उस पर डांस करना, तलवार के ऊपर, तो कितना रिस्क का काम है ये, है ना। अपने शरीर को तोड़ के इतना मतलब रख के इतना मेहनत करके 1-1.5 घंटा परफॉर्म करते हैं, तो ये मजाक की बात नहीं है। तो इनको मैं यही बोलना चाहता हूँ कि मेरी हमेशा इनके साथ बहुत विशेष है कि हमेशा ये खुश रहें, अपना काम करते रहें, बढ़िया रहें और खूब तरक्की करें और लोगों का प्यार बना रहे इनके ऊपर। ऐसे आर्टिस्ट को आगे आना चाहिए। तो जितने भी लोग देख रहे हैं तो इनको मैं यही कहना चाहूँगा कि सपोर्ट करें ऐसे आर्टिस्ट को, और आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं है, तो जनता का सपोर्ट बिल्कुल ऑब्वियसली सपोर्ट होना ज़रूरी है बहुत। और आपके पापा को भी मैं प्रणाम करता हूँ कि आपके पापा ने आपको इस फील्ड में लाया। नहीं तो काफ़ी लोग ऐसे होते हैं ना कि यार किसी की बेटी डांस कर रही है तो उसको कितने सारे लोग बोलते होंगे कि यार तुम्हारी लड़की डांस करती है, वो सारी चीज़ों का मैनेज कर रहे हैं, हर लोगों के ताने सुन रहे हैं, हर लोग समाज में भी जा रहे हैं, हर लोग भी कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। बल्कि क्या होता है कि कोई आर्टिस्ट अगर, अब गलत बात नहीं है ना इसमें, इन्होंने डांस चॉइस किया उसमें गलत क्या है, कुछ भी गलत नहीं है। किसी इंसान को ये होता है कि यार मैं ये फूल का गमले का शौकीन होते हैं, कोई फूल के शौकीन होते हैं, कोई गाने के शौकीन होते हैं, कोई एक होता है ना, हर चीज़ में किसी का कलर अलग होता है। तो इनका बचपन से शौक था डांस का, पर इन्होंने, मेरे को अच्छा ये लग रहा है सुन के कि इन्होंने राजस्थान की एक परंपरा को मर्यादा में रखा है अभी भी, उस चीज़ को रखा इन्होंने, और भवाई डांस को आगे लेके जा रहे हैं। ये बड़ी बात है। लोग इस कला को भूलते जा रहे हैं, लोग धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। अभी लोग पता नहीं हर प्रोग्राम में लोग क्या करते हैं, अलग अलग डांसरों को बुलाते रहते हैं, कोई बेली डांस हो गया, कोई और डांस हो गया, कोई हिप हॉप डांस हो गया, पर
ये जो डांस है ये मजाक बात नहीं है, यार कोई नहीं कर पाएगा, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। 21 मटके रखे, मतलब ये तो आप ना तो आप कर सकते हो ना मैं कर सकता हूँ, सोच भी नहीं सकते। तो ये मजाक की बात नहीं है, पर ये है कि ये बहुत अच्छे हैं, डिज़र्व करते हैं, क्योंकि आर्टिस्ट ये डिज़र्व इसलिए करते हैं कि यार एक सबसे इसमें इनमें अच्छाई ये है कि एक तो रिदम के बहुत पक्के हैं, ताल के बहुत पक्के हैं, और सुरीलापन भी है। और एक होता ना कि डांस का मतलब ये नहीं होता कि गाना कहाँ चल रहा है डांस कहाँ कर रहे हो आप, एक तो अलग हो जाता है, पर उस गाने के ऊपर कॉम्बिनेशन बिठा के अपने आप को प्रेजेंट करना वो सबसे बड़ी बात है। तो ये इनमें ख़ास बात है, अच्छी बात है ये। तो गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। आपके इंस्टाग्राम पे हमने एक पोस्ट भी देखा था, मुकम्मल इश्क नाम से एक आपका गाना आ रहा है जिसे प्रणय जी सतलज ने लिखा था, तो वो कब तक आने वाला है? मैं बहुत ही एक ख़ास बात बताने जा रहा हूँ आपको। जो प्रणय सतलज जी का आपने नाम लिया, ये सब आप समझ लीजिए कि एक माँ के 2 बेटे, ये समझ लीजिए आप। वो इसलिए कि प्रणय जो भाई है, प्रणय सतलज भाई मेरा, जो नागपुर का ही है, उन्होंने ऐसे ऐसे गाने लिखे हैं, ऐसे ऐसे कवालियाँ लिखी है, ऐसे ऐसे लोगों में अपने फ़न को आगे लेके आए हैं, अपनी कला को, और स्ट्रगल इतना किया है, और कला में इतने डूबे रहते हैं, इतने मतलब एक होता है ना कि किसी इंसान को जुनून होता है, तो मेरे को लगता है कि आज की दुनिया में ऐसा मैंने जुनून कभी देखा नहीं किसी में, ऐसा जुनून कि मतलब अगर जहाँ खड़ा हो गया ना तो अपना कलर छोड़ेगा वो, ऐसे इंसान है वो। तो मैंने उनके साथ एक गज़ल की है मुकम्मल इश्क, और उन्होंने इतना प्यारा लिखा है, और जब उन्होंने मुझे ये लाइन बताई कि सवाई भाई ये लाइन है आपको गाना है, तो मैं उस गज़ल को सुन के हैरान हो गया कि यार क्या लिखा है यार, मतलब इतनी रूहदारी वाली चीज़। और क्योंकि हर आर्टिस्ट जो सिंगर होता है उसको वो पसंद आएगा कि यार उसके मुंह पे क्या अच्छा लगेगा गाने में, तो वो जब गज़ल मैंने गाया तो उसको जब मैंने पढ़ा तो बहुत अच्छा लगा मुझे। और प्रणय सतलज भाई जो हमारे भाई हैं वो नागपुर के हैं, और माशाल्लाह उन्होंने, भगवान की कृपा उन पे इतनी है कि उन्होंने इतना नाम कमाया है और किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है वो। तो आज भी मेरे टच में है मेरे भाई और हम लोग, और उनमें सबसे विशेष बात ये है कि वो लोगों को प्यार बहुत करते हैं, कलाकारों की इज़्ज़त करते हैं, सपोर्ट करते हैं, और ज़मीन से जुड़े हुए इंसान हैं। तो जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। आपको आगे जाकर महाराष्ट्र या फिर मराठी गीत गाने में कोई इंटरेस्ट है, या फिर कोई प्लान है आपका मराठी गाने में? बिल्कुल, मराठी गाने हम करेंगे, और मराठी गाने मतलब तो क्यों, वैसे के लिए तो करना ही ज़रूरी है। और मैंने अभी बाबा साहब का प्रोग्राम किया था, तो उस प्रोग्राम में बाबा मैं उस सवाल भी पूछने वाला था कि कल ही आई गेस आपने बाबा साहब का एक प्रोग्राम किया, तो उसका भी एक्सपीरियंस कैसा था? ये भी बहुत बढ़िया था, और मेरे को मतलब फर्स्ट टाइम था मेरा बाबा साहब का प्रोग्राम, पर प्रणय भाई ने मुझे बोला कि सवाई भाई आपको बाबा साहब का प्रोग्राम करना है, मैं आपको लिख के दूंगा, वो गाना है आपको। तो हमने मतलब गाया, मैंने गाया और कोशिश की मैंने, पर हिंदी था या कैसे था? नहीं था हिंदी था, पर ये था कि एक होता ना कि मराठी जो म्यूज़िक है इंडस्ट्री है, मतलब है ना, उसमें अजय अतुल जी भी है, काफ़ी लोग ऐसे लेजेंड आर्टिस्ट भी है उनमें। तो ऐसे ऐसे गाने हैं, बहुत सारे गाने हैं, मैं सुनता रहता हूँ। पर ये होता है ना कि एक हर गाने को या एक तैयारी के साथ में करना थोड़ा ज़रूरी है। तो हम लोग जब ये गाना मेरे को कोई मिलेगा, और ये प्रॉमिस किया है मुझे प्रणय भाई ने कि हम लोग बहुत जल्दी एक मराठी गाना लेके आ रहे हैं, डांसिंग सॉन्ग लेके आ रहे हैं। काफ़ी एक्साइटेड है अभी आपने बोल दिया अभी हम हर भाषा में लेके आएंगे, भोजपुरी में, गुजराती में, और अंग्रेजी इंग्लिश गाना भी राजस्थानी भी सब लेके आएंगे। हर आर्टिस्ट को एक वो होना चाहिए ना कि हर जोनर ट्राई करना चाहिए, तो करेंगे कुछ ना कुछ अच्छा ही करेंगे। फ्यूचर में किन आर्टिस्ट के साथ काम करने की इच्छा है, या किन प्रोड्यूसर्स के साथ काम करने की इच्छा है? A.R. रहमान साहब, और A.R. रहमान को तो नो वन कैन डाउट देम ऑब्वियसली, लेकिन किस टाइप का गाना A.R. रहमान के साथ करना पसंद करेंगे आप? A.R. रहमान साहब सूफ़ी म्यूज़िक को बहुत पसंद करते हैं, और A.R. रहमान साहब की एक ख़ास बात, विशेष बात ये है कि वो बहुत सुरीले हैं, बहुत सुनते हैं, मतलब कान उनके इतने है ना पक्के हैं कि वो सुर की खोज निकाल लेते हैं। इंस्ट्रूमेंट भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि वो ऐसा कोई फोक सॉन्ग मेरे साथ करे कि जिसको पुराना गाना, जैसे राजस्थानी हमारा पुराना गाना हो बरसों का, और उसको वो अपने स्टाइल में करे, नए अंदाज में करे, कोक स्टूडियो के हिसाब से करे,
तो मुझे वो काम करके उनके साथ वो प्रोजेक्ट करके मुझे मज़ा आएगा। तो मैं चाहता हूँ कि भगवान करे ये मौका मुझे जल्दी मिले। हम मुकम्मल इश्क के बारे में बात करें तो मुकम्मल इश्क को जो जिन्होंने कंपोज किया है सागर चटर्जी, उनके साथ काम करके आपको कैसा लगा? सागर चटर्जी बहुत अच्छे इंसान है सबसे पहले, और कंपोज जो गज़ल को किया है मुकम्मल इश्क को, बहुत तबीयत से मतलब मेरा दिल खुश हो गया। और कंपोजिशन बहुत अच्छी बनाई उन्होंने, गाते हुए मुझे बहुत खुशी की बात हुई कि मतलब एक होता ना कि एक तैयारी भी है उस गज़ल में, और अपने आप को एक प्रेजेंट करना कि एक गायकी वाला भी है। और बहुत अच्छे अभी इंडस्ट्री में भी उनके गाने आने वाले हैं और ज़्यादा, और हम लोग भी साथ में काम करेंगे। हमारे 2-3 गाने प्रोजेक्ट हम लोग सोच रहे हैं साथ में। तो बहुत अच्छे इंसान हैं। बस एक सवाल और, मुकम्मल इश्क कब तक आ जाएगा? हम काफ़ी इंटरेस्टेड है ये जिस तरीके से आपने एलेबरेट किया, जिस तरीके से आपने बताया। मुकम्मल इश्क बहुत जल्दी आने वाला है। तो ये जो हम लोग जो टीम है पूरी, जैसे प्रणय सतलज भाई है, राहुल जी है, मैं हूँ, तो हम लोग बैठ के डिस्कस करेंगे और हो सकता है तो बहुत जल्दी आएगा, कुछ टाइम बाद ही। थैंक यू। आप दोनों से बात करके काफ़ी अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। थैंक यू।